नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 का चक्रवर्ती, साथ में आपके शिखा ठाकुर। 3 राज्यों में मोदी की प्रचंड जीत से विरोधियों के गुस्से का गुबार कुछ ऐसा फूटा कि वो देश में उत्तर दक्षिण की सियासत गढ़ने लग गए। जब देश लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व के लिए तैयारी कर रहा है, तब विपक्षी दल देश में दरार लाने वाली बातों की दस्तक देने लग गए हैं। हिंदी भाषी काउ बेल्ट और सनातन पर छींटाकशी कुछ इस कदर पड़ गई कि लोगों ने सवाल कर दिए कि आखिर सनातन का अपमान कब तक होगा और क्या मोदी को वोट देने वालों का विपक्ष अब शब्दों का तोहफा यूं ही देती रहेगी। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कभी डेंगू मच्छर से तुलना की, கொசு டெங்கு காய்ச்சல் மலேரியா கொரோனா இதையெல்லாம் நம்ம எதிர்க்க கூடாது। कभी हिंदी राज्यों को गौमूत्र राज्य बताया। The power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. राजनीति का उत्तर दक्षिण कर दिया। करारी हार तो देश में डालेंगे दरार। संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से ऐन वक्त पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को एक सीख दी थी। पीएम मोदी ने कहा था कि शीतकालीन सत्र में हार की खींच निकालने की जगह सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें, तभी देश उनके प्रति अपना दृष्टिकोण बदल सकता है। पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। लेकिन पीएम मोदी के सीख के महज 36 घंटों के अंदर डीएमके सांसद ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसने इंडिया अलायंस की मुश्किलें बढ़ा दी। पीएम मोदी ने कहा था कि सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ें तो कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन लगता है विपक्ष को पीएम मोदी की बात समझ नहीं आई। सदन में गृहमंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन बिल पेश किया था। इस बिल को लेकर चर्चा के दौरान धर्मपुरी से डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने 3 राज्यों में बीजेपी की जीत का मजाक उड़ाने के लिए जनता को कोसा। सेंथिल कुमार ने हिंदी राज्यों पर बेहुदा टिप्पणी करते हुए इन राज्यों को गोमूत्र राज्य बता दिया। The power of this BJP is only winning elections and mainly in the heartland states of Hindi and what we generally call as the Gomutra states. You cannot come to South India. You see all the results of what happens in Tamil Nadu, Kerala, Andhra, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. इंडिया अलायंस में शामिल ये दल रह रहकर हिंदी राज्यों का मजाक बनाते रहे हैं, बेहुदा टीका टिप्पणी कर राजनीति का उत्तर दक्षिण करते रहे और सियासत के नाम पर देश में दरार डालने की कोशिशें बदस्तूर जारी रहीं। डीएमके सांसद सेंथिल कुमार ने जहां हिंदी राज्यों को गौमूत्र राज्य बताया और कहा कि बीजेपी गौमूत्र राज्यों में जीतती है, तो वहीं इससे पहले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि सनातन डेंगू और कोरोना की तरह है, इसका खात्मा जरूरी है। वहीं डीएमके के एक और नेता ए राजा ने सनातन की तुलना एचआईवी और कुष्ठ रोग से कर दी थी। डीएमके नेता के इस टीका टिप्पणी पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने कहा कि ये लोग रावण के खानदान के लोग हैं। ये सब रावण के खानदान के लोग हैं, आसुरी शक्तियां हैं, भारत को बर्बाद करना चाहती हैं, भारत से सनातन को मिटाना चाहते हैं, भारतीय लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। हार की खींच निकालने के लिए डीएमके नेताओं की इस टीका टिप्पणी पर हर तरफ सवाल उठने लगा कि क्या सियासत के नाम पर देश में दरार डालने की हिमाकतों को भी बाईपास दिया जा सकता है। उत्तर भारतीयों को देश से अलग साबित करने की कोशिशों को महज व्यक्तिगत बयान बता देना ठीक है। इन सभी सवालों के साथ बीजेपी नेताओं ने डीएमके और इंडिया अलायंस को घेरा। उत्तर भारतीयों पर टिप्पणी करना ये दिखाता है कांग्रेस के लोग एक बार नहीं अनेक बार, इसकी शुरुआत राहुल गांधी जी ने की, उसके बाद एक के बाद दूसरे कांग्रेस नेता ने कहा, फिर कांग्रेस के समर्थक डीएमके ने कहा, फिर कांग्रेस के अन्य समर्थक दलों ने कहा, इंडी गठबंधन के लोगों ने, जिनको घमंडिया गठबंधन कहा गया है, उनका घमंड सिर चढ़कर बोल रहा है। ये कभी सनातन संस्कृति के बारे में उल्टा सीधा बोलते हैं, तो हम उनसे पूछना चाहते हैं कांग्रेस के बड़े नेताओं से कि आप देश तोड़ना चाहते हो क्या? भारत सनातन की पहचान है, मजाक करना बंद करो, सनातन को खत्म करना बंद करो। राहुल गांधी, स्टालिन, टुकड़े टुकड़े गैंग, नहीं तो खुद समाप्त हो जाओगे।
जब सवालों के चौतरफा बाण चले, हर तरफ से आलोचना के स्वर उठने लगे, तो डीएमके सांसद नींद से जागे, होश आया उनको कि जो कहा है वो ठीक नहीं था। The statement made by me yesterday, inadvertently, if it had hurt the sentiments of the members and sections of the people, I would like to withdraw it. कहते हैं सुबह का भूला शाम को घर लौटाए तो उसे भूला नहीं कहते, लेकिन सियासत में ये कहावत काम नहीं करती। सेंथिल ने माफी तो मांगी, लेकिन ये माफी अब काफी नहीं है। इंडिया अलायंस को जो नुकसान पहुंचना था उतना नुकसान पहुंचाया जा चुका है। बीजेपी ताल ठोकर सवाल पूछ रही है, राज्यों में हार हुई तो सनातन पर वार करेंगे क्या? राजनीति का उत्तर दक्षिण करने की कोशिश क्यों? करारी हार हुई तो क्या देश में डालेंगे दरार? राजनीति का उत्तर दक्षिण करने वाले नेताओं को आत्ममंथन करना चाहिए कि उनके इन बयानों से जनता का उनके प्रति दृष्टिकोण क्या बनेगा। हालांकि सियासत का ये कोई रंग नया नहीं है, काऊ बेल्ट पर कोई पहली टिप्पणी नहीं है। इससे पहले भी कई नेताओं ने बीजेपी को लेकर ऐसी बातें की, जिसका जवाब भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने साल 1996 में देश की संसद में दिया था। जो काऊ बेल्ट जिससे कहा जाता है उसको इस तरह से सदन में उल्लेखित करना, किस क्षेत्र की आप बात कर रहे हैं? हरियाणा में हम हरियाणा में जीते, हमने कर्नाटक में समर्थन प्राप्त किया है, और ये ठीक है कि केरल में और तमिलनाडु में हम उतने शक्तिशाली नहीं है, मगर हमारा संगठन है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी का ये भाषण हर उस नेता को सुनना चाहिए जो हिंदी राज्य, सनातन या उत्तर भारतीयों पर टीका टिप्पणी करने से पहले अपने तालों पर मर्यादा का ताला जड़ने की कोशिश नहीं करते। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। 5 अगस्त 2019 को सदन के अंदर से एक ऐलान हुआ था। उस ऐलान को देश की जनता सलाम कर रही थी, तो वहीं पाकिस्तान की सियासत में आफत का दौर शुरू हो गया। वो ऐलान था पीओके विलय का। दरअसल उस तारीख में गृह मंत्री अमित शाह ने संकल्प लिया था कि पीओके का भारत में विलय ही आखिरी विकल्प है। संकल्प की उस तारीख के बाद आज सदन में पीओके विलय का ट्रेलर देखने को मिला। अमित शाह ने कश्मीर के लिए नई रेखाएं खींची, तो वहीं पाक अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाने का खाका भी खींचा गया। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी। जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? अमित शाह ने साफ कर दिया, अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी। कहते थे खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। पीओके हमारा है, सारा का सारा है। पाक ऑक्यूपाई कश्मीर वो हमारा है। अब कश्मीर में कुछ बड़ा होने वाला है। दिल से बोला, कहीं पढ़ा नहीं। मैंने आज तक कभी लिखा हुआ भाषण पढ़ा नहीं। मैं मन की गहराइयों से बोलता हूँ। अखंड भारत में कोई रोड़ा नहीं। 13 अगस्त 1948 को संयुक्त राष्ट्र ने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम का प्रस्ताव दिया। 1 जनवरी 1949 को भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर लागू हुआ। उस समय तक भारतीय सेना ने पश्चिम और पुंछ और उत्तर में करगिल और द्रास से कबायलियों को पूरी तरीके से खदेड़ दिया, लेकिन इससे आगे का हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में था, और यही है पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर। आज इसी पीओके की भविष्य गाथा सदन में सुनाई गई। सदन में सबसे पहले तो ये साफ कर दिया गया कि पीओके को लेकर के कंफ्यूजन रखने वाले साफ साफ सुन ले कि पीओके हमारा है, 1 इंच भी इधर का उधर नहीं। गृहमंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जम्मू कश्मीर में सीटों का ऐलान किया। परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में अब सीटों की संख्या बढ़ाकर 114 हो जाएगी। पीओके के लिए 24 सीटों को रिजर्व किया गया है, लेकिन ये सीटें खाली रखी जाती हैं क्योंकि पीओके पर पाकिस्तान का कब्जा है। 2 सीटें कश्मीरी प्रवासी समुदाय के सदस्यों के लिए आरक्षित होंगी। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 1 सीट पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर से विस्थापित लोगों के लिए आरक्षित होगी। पीओके हमारा है, सारा का सारा है। धारा 370 को उखाड़कर फेंक दिया। एक राष्ट्र, एक निशान, एक विधान। जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी,
अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। मान्यवर, क्या बदला हुआ है? इनको मैं कहता हूं क्या बदला हुआ है। अरे इसी सदन में रहकर सारी मर्यादाएं तोड़कर अगर धारा 370 खत्म हुई तो खून की नदियां बह जाएगी कहते थे। खून की नदियां छोड़ो, कंकड़ चलाने की हिम्मत नहीं है किसी की। इस तरह की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देश में 2 प्रधानमंत्री कैसे हो सकते हैं? एक देश में 2 संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के 2 झंडे कैसे हो सकते हैं? वो गलत है। जिन्होंने भी ये करा था उन्होंने गलत किया था। नरेंद्र मोदी जी ने इसको सुधारने का काम किया। आपकी सहमति ना सहमति से क्या होता है? पूरा देश चाहता था। और ये चुनावी नारा नहीं है, हम 1950 से कह रहे थे। एक देश में एक निशान, एक विधान और एक प्रधान होना चाहिए, 2 नहीं चलेंगे। और हमने कर भी दिया। पीओके से शाह का ये प्यार कोई नया नहीं है। केंद्र में मोदी सरकार बनते ही ये बात साफ कर दी गई कि जल्दी ही पीओके को वापस लिया जाएगा। मोदी और शाह की आवाज पीओके तक भी पहुंची। पीओके में रहने वाले लोगों ने कई दफा भारत में मिल जाने को लेकर के प्रदर्शन किए। 5 अगस्त 2019 को जब धारा 370 को उखाड़ फेंकने के लिए सदन में बिल लाया गया, तभी अमित शाह ने पीओके को लेकर के अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी थी। एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। आज एक बार फिर से पीओके का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि वो लिखा हुआ भाषण नहीं पढ़ रहे, बल्कि अपने दिल से बोल रहे हैं। और उनके एक्शन बताते हैं कि वो सिर्फ बोल नहीं रहे, बल्कि पीओके को लेकर के काम भी तेजी से चल रहा है। कश्मीर में बड़े बदलावों की बयार चल रही है। परिसीमन का जिक्र करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि परिसीमन की जो सिफारिश है उसको कानूनी अमली जामा पहनाकर आज इसे संसद के सामने रखा है। शाह ने बताया कि 2 सीटें कश्मीर विस्थापितों के लिए आरक्षित होगी, 1 सीट पीओके के विस्थापित व्यक्तियों को दी जाएगी। इसमें से 1 महिला होना जरूरी है। 9 सीटें एसटी के लिए आरक्षित की गई। एससी के लिए भी सीटों का आरक्षण किया गया। परिसीमन आयोग की सिफारिश के पहले जम्मू में पहले 37 सीटें थी, जिसे अब 43 कर दी गई है। कश्मीर में पहले 46 सीटें थी, जो अब 47 हुई है। पीओके की 24 सीटें हमने रिजर्व रखी है, क्योंकि वो हिस्सा हमारा है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में पहले 107 सीटें थीं, जो अब बढ़कर 114 हो गई है। जो स्कीम बनी है उसमें जम्मू में पहले 37 सीटें थी, 37 सीटें थी। ये भी न्याय का सवाल है। जम्मू में पहले 37 सीटें थी, अब 43 हुई है, 43 हुई है। कश्मीर में पहले 46 थी, अब 47 हुई है। और पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की 24 सीटें, क्योंकि वो हमारा है, हमने रिजर्व रखी है। मान्यवर, पीओके में पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ आवाज उठाने वालों का दमन किया जाता है। ऐसे में उन्हें आवाज देने के लिए मोदी और शाह की नीति तैयार है। कश्मीर विधानसभा में उन्हें प्रतिनिधित्व दिलाने का प्लान भी तैयार है। सदन में 5 अगस्त 2019 शाह के संकल्प की तारीख थी, तो वहीं 2023 में उस संकल्प का ट्रेलर चल रहा है। कहने वाले कहते हैं कि शाह का सबसे बड़ा गोल है पीओके को भारत के साथ जोड़ना। मोदी सरकार बनते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के टू डू लिस्ट में भी ये मुद्दा शामिल हो जाए। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पीओके विलय का काउंटडाउन शुरू हो गया है? संसद में आज जो कुछ भी हुआ वो पीओके विलय का ट्रेलर है। नई संसद से पीओके विलय का रास्ता खुलने जा रहा है। क्या पीओके में कुछ बड़ा होने वाला है? पीओके की फाइल प्रधानमंत्री मोदी की टेबल तक पहुंच चुकी है। 1947 वाली गलती को 2024 में मोदी सुधारने जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। बीजेपी सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है। बड़ी जानकारी, बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा राजे से बातचीत की है। वसुंधरा राजे के शक्ति प्रदर्शन के बाद की बातचीत। वसुंधरा ने कहा, मुझे पार्टी का अनुशासन पता है, मैं पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हूं, पार्टी लाइन से बाहर नहीं जा सकती। वसुंधरा की तरफ से यह बयान दिया गया है। तो राजस्थान में बीजेपी की जिस तरीके से जीत हुई है, उसके बाद से ही कयास लगाए जा रहे हैं कि सीएम का चेहरा अब राजस्थान में कौन होगा। क्या वसुंधरा राजे को दोबारा
सत्ता में आने का मौका मिलेगा? क्या वो अगली चीफ मिनिस्टर होंगी राजस्थान की? और ऐसे में वसुंधरा राजे की तरफ से ये वक्तव्य दिया गया है, ये बयान उनकी तरफ से दिया गया है। वसुंधरा ने कहा, मुझे पार्टी का अनुशासन पता है, मैं पार्टी की अनुशासित कार्यकर्ता हूं। बीजेपी सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त मिल रहा है, यानी वसुंधरा के नाम पर भी चर्चा हुई है, लेकिन बात बनी या नहीं इसको लेकर के पुख्ता जानकारी नहीं है। आनंद मेरे सहयोगी मेरे साथ ताजा जानकारी लिए इस वक्त जुड़ गए हैं। आनंद, आपके पास क्या जानकारी है, क्योंकि वसुंधरा राजे राजस्थान की सीएम होंगी या नहीं, इसको लेकर के कवायद लगातार चल रही है, सवाल लगातार पूछे जा रहे हैं, लेकिन जो वक्तव्य, जो बयान इस वक्त उन्होंने दिया है वो इशारा अलग ही तरफ करता हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल शिखा, अगर बात करें वसुंधरा राजे की, वो क्या आगे वाली मुख्यमंत्री हैं या नहीं, वो मामला दरअसल पूरी तरह से अलग है। इस वक्त बीजेपी आलाकमान उनको लेकर कहीं ना कहीं रुष्ट है। इस मसले को लेकर जैसे ही काउंटिंग हुई थी और राजस्थान में बीजेपी को बहुमत मिला था, उसके बाद से ही उसी रात को वसुंधरा राजे, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं राजस्थान की, उन्होंने अपने घर पे रात को डिनर करा था। डिनर में तमाम विधायकों को बुलाया गया था। और आमतौर पर जब आप देखते हैं राजनीति में, जब कोई भी किसी प्रकार का डिनर होता है तो उसे गोपनीय रखा जाता है। कौन कौन विधायक आया था, कौन आया था, उसको लेकर हर चीज़ गोपनीय रखी जाती है। लेकिन उसी बैठक के बाद या कहें डिनर डिप्लोमेसी के बाद ही वो एक लिस्ट बाहर आती है कि ये विधायक हमारे साथ थे और हमारे डिनर में आए थे। उसके बाद से जैसे ही लिस्ट बाहर आती है, बीजेपी इसको लेकर बेहद स्ट्रिक्ट हो जाती है। और खुद इस वक्त कुछ देर पहले ही बीजेपी आलाकमान ने वसुंधरा राजे से बातचीत की है, जिसमें उन्होंने पूछा है कि ये डिप्लोमेसी के बाद क्या उनके दिलों में मंशा है और क्या कारण रहा तमाम विधायकों की लिस्ट बाहर आई। जब बीजेपी स्ट्रिक्ट होते हुए देखते हुए वसुंधरा राजे ने अपने कार्यकर्ताओं से बताया कि मैं और मेरे तमाम कार्यकर्ता बीजेपी आलाकमान का जो भी निर्णय होगा उसको स्वीकार करेंगे और उसके साथ ही चलेंगे। लेकिन इस दौरान आप देखिए, जहां कवायद मुख्यमंत्री पद को लेकर लगातार चल रही है, उसी दौरान पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से कहीं ना कहीं पार्टी एक स्ट्रिक्टनेस के साथ बात कर रही है। और उनका जो लिस्ट बाहर आई थी, डिनर डिप्लोमेसी के बाद तमाम विधायकों की लिस्ट बाहर आई थी, उसको लेकर कहीं ना कहीं पार्टी उनसे साथ में बात कर रही है। और उनके बाद वसुंधरा राजे ने भी बोला है कि हम एक पार्टी के अमल कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी निर्धारित करेगी उस पर चला जाएगा। ठीक है।